ऐसे स्टूडेंट जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वैकेंसी देख रहे हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो यूपीएससी के थ्रू है। इसमें प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है। इसके लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसके लिए सीरीज चली है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जाएगा। पहला है, भारत की राष्ट्रपति पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। देखो, भारत का राष्ट्रपति यह भारत का सर्वोच्च अधिकारी है। यह भारत का सर्वोच्च अधिकारी है। वो देश में काम होते हैं, देश या विदेश से तो समझौते होते हैं, वह इसी के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। हालांकि यह नाम मात्र का है। वास्तविक जो है कार्यपालिका प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में है। फिर भी यह सबसे ऊंचा पोस्ट है। भारत का यह प्रथम नागरिक होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता, भारत का प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका निर्वाचन होगा। एक पूछा था गणतंत्र। हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा, इसी को गणतंत्र। चुनाव जो राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका के निर्वाचित सदस्य भाग लेते। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनका चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। मत प्रणाली द्वारा होता है। इसको जो है शपथ सीजेआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। जब ये पोस्ट पर हो गया, इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। अब 5 वर्ष के लिए चुन लिया गया। अगर बीच में इसे हटाना है तब कैसे हटाएंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रपति पद की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति चुन लिया गया, अगर उसे हटाना है तो एक विशेष प्रकार का प्रावधान है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, जो संसद में चलाई जाती है। यहाँ पे है, देखो, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटेगा। ये जो राष्ट्रपति हटेगा, एक प्रक्रिया है जो महाभियोग है। यह महाभियोग एक प्रक्रिया है जो संसद में चलती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है, जब आएगा तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने के लिए। फिर 2/3 बहुमत, एक विशेष बहुमत है, जितनी टोटल संख्या है उसका 2/3। एक होता है उपस्थित और मतदान करने का 2/3, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल जितने मेंबर्स हैं
का 2/3 होना कंपल्सरी, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जब दोनों सदन पास कर देंगे, उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत माना जाएगा। तो यहाँ पे जो हटेगा वो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? महाभियोग की अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। माने नहीं, अविश्वास माने विश्वास। इसका मतलब है ये संसद में आता है, संसद में विपक्ष लाता है, संसद में विपक्ष लाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होती है, अगर अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है, उसी समय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, अगर पारित हो जाता है, अगर यह पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना, सरकार को इस्तीफा देना। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार को क्या करना पड़ेगा? यह है अविश्वास प्रस्ताव जो संसद में आती है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रेसिडेंट हटता है, और इसके बाद अब देखो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या है? यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। कानून है, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून कौन बनाता है? लेकिन ये कानून लोगों के भले के लिए है या किसी विशेष पर्सन को ये लाभ होगा, ये काम जो देखती है, यह समीक्षा कहलाती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून का, संसद द्वारा बनाए गए कानून की जो है समीक्षा करता है, वही करता है न्यायिक समीक्षा। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह क्या होता है? लोगों से राय मानी जाती है, लोगों से राय मांगी जाती है कि इस मुद्दे पर आपकी क्या विचारधारा, इसी को हम कहते हैं जनमत संग्रह। ये 4 आपके ऑप्शन थे जो बताया गया। यहाँ पे एक सवाल और है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाओं की सुरक्षा में प्राथमिक जिम्मेदारी किन बलों को दी गई है? देखो, ये इंडिया है और ये इंडिया की सीमाएं, चाहे स्थल सीमा हो चाहे जल सीमा, सीमाओं की जो है वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस करती है। सीमाओं को राज्य पुलिस राज्य में होती है, नौसेना ये जल वाले में होती है, खुफिया विभाग जो है करती नहीं है, यह इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो है, वो क्या करती है? अगर कोई संभावना होती है दूसरे देश से, जैसे आतंकवादी हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है होम मिनिस्ट्री को देती है। यहाँ पे जो आपको आएगा सशस्त्र सीमा बल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 21 में दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित कर
प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लांगेटा। देखो, मस्तिष्क होता है, आगे को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, और पीछे को कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसी अग्र मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क माने पीछे वाले, अग्र मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क होता है, हाइपोथैलेमस होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क क्या करता है? यह बैलेंस बनाए रखता है। इसी को सेरिब्रम और सेरिबेलम भी कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। यह शरीर को बैलेंस बनाता है, यह शरीर का संतुलन बनाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, यह भूख, प्यास, प्यार और घृणा, इन सबको देखता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, वो रीढ़ की हड्डी के पर होती है, वो भी क्या करती हैं, सभी तंत्रिकाएं इसी से जुड़ी होती है। प्रज्ञ मस्तिष्क में जो आपको आएगा, वो आएगा पिट्यूटरी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्या करती है? सभी जितने भी ग्लैंड है उस पे क्या करती है? कंट्रोल करती है, इसीलिए इसका मास्टर ग्लैंड है, उस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो संतुलन और समन्वय बनाने का काम कौन करेगा? देखो यहाँ लिखा है सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्रम, एक है सेरिबेलम, एक है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? यह याददाश्त, याददाश्त, मेमोरी, ठीक है, ये जो है चिंतन, ये सब जो है सेरिब्रम से होता है। और सेरिबेलम जो होता है, बॉडी को बैलेंस रखता है। इस तरह से सवाल आपको यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, जीएसटी है, ये किस प्रकार का टैक्स? हम लोग क्या करते हैं? टैक्स देते हैं, ठीक है ना। और टैक्स देते हैं तो किस प्रकार का टैक्स देते हैं, ये देखें। टैक्स, टैक्स जो है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इन डायरेक्ट टैक्स। इसे कहता है प्रत्यक्ष कर और इसे कहता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने होता है डायरेक्ट। यह कर जो है जिस व्यक्ति पर लगता है, जिस व्यक्ति पर लगता है वही वहन करता है। यह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही पे करता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स, अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स जो है आपको खुद देना पड़ेगा, जिस पे लगेगा वही देना पड़ेगा। इनकम टैक्स यहाँ पे है। बहुत सारे कर इनडायरेक्ट कर होते हैं। इनडायरेक्ट कर का मतलब होता है जिस पर जिस पर लगाया जाता है वह स्वयं न देकर दूसरे से वसूल कर देता है।
दूसरे से वसूल कर, जैसे बिक्री कर, सेल टैक्स, गुड्स, सामान पर जो कर लगते हैं। आप सामान यूज करते हैं, कंपनी बनाने वाली वहां पे है, देना चाहिए टैक्स कंपनी को, लेकिन वो कंपनी क्या करेगी, आपसे वसूल लेगी। ठीक है, ये कर इस तरह से है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दो तरह से टैक्स है। इसी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी। जीएसटी जो है राज्य द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। इसमें जो है आपने सर्विस टैक्स है, आपने सेवा किया भी है, ठीक है ना। इस तरह से जो जीएसटी कर है, कौन सा कर है, इनडायरेक्ट कर। डायरेक्ट बता दिया, इनडायरेक्ट में संपत्ति कर, ये डायरेक्ट कर है। संपत्ति कर वो कर होता है जिस पे प्रॉपर्टी है, जिस पे लगेगा वो होगा, ये डायरेक्ट कर में आया था। संपत्ति का कर जो है ये डायरेक्ट कर है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी पे टैक्स लगेगा, वही टैक्स देगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी किसी और का और टैक्स कोई, ये नहीं होगा। एक है कारपोरेट टैक्स। देखो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाए। निगम कर क्या है, निगम द्वारा लगाया गया कर आपके दिमाग में नहीं होगा, जो 100% गलत है। निगम कर वो कर होता है, जैसा इसका नाम है वैसा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं के शुद्ध बचत, शुद्ध बचत पर लगने वाले कर को, शुद्ध बचत पर लगने वाले कर को निगम कर, निगम कर कहते हैं। निगम कर वो कर होता है जो एमसीडी द्वारा नहीं ले जाया जाता। निगम कर वो कर है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक फाइनेंशियल, इसमें जितना प्योर बचत होता है उस पर टैक्स लगता है। यह इंडिया में जो है 30%, 30% अभी टैक्स है, कारपोरेट टैक्स। जितना आपका खर्चे हैं सब काट दो, मैक्सिमम खर्चे काट दो, फिर भी प्योर जो बचत आ रही है, प्योर बचत पर जो टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स लगाया। इसी को कहते हैं हम निगम कर। अब आ गया भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ये के द्वारा, गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन आया था। कौन आया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है, यहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खास तौर से गांधी जी लीडर कर रहे थे। गांधी जी से मिलने आया कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लीजिए, यानी भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले, अपनी सेना को भेजे, अगर हम जीत जाएंगे तब आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, ऐसा वादा किया था। गांधी जी ने कहा नहीं, हमें अभी जो है स्वतंत्रता चाहिए और हो सके तो अभी दे के जाओ। तो इसी समय उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कि भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के बाद चला था। यही एक ऐसा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन है, कभी कभी ऐसा भी पूछता है। यही एक ऐसा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन है। इसका मतलब है कि इसमें कोई लीडर नहीं था कि गांधी जी को उधर पकड़ लिया गया,
बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब क्या करें, कौन लीडरशिप करेगा? लीडर विहीन ये था। फिर भी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत जो है फाइट के साथ लड़ा, और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब ब्रिटेन को यह लगा कि अब हम भारत पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति जो है खराब हो गई थी युद्ध में। उधर से जो चाइना है, रसिया है, अमेरिका, ये सब भी दबाव डालने लगे कि औपनिवेश को तुम छोड़ दो। ब्रिटेन का स्टेटमेंट था कि सभी औपनिवेशी छोड़ सकते हैं, केवल जो है भारत को छोड़, यानी भारत को नहीं छोड़ेंगे। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने जापान और सिंगापुर से होते हुए कोहिमा और नागासाकी तक पहुंच गए थे। कोहिमा तक पहुंच गए, नागालैंड के। तो इसी समय जो चल रहा था भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1942 की देन है, तो मुंबई में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी धारा गर्म धारा है? पहले करंट किसे कहते हैं और फिर इसे गर्म धारा में इसे हम लेंगे। यहाँ पे है लेब्राडोर की धारा, प्यासियो की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा और पेरू की धारा, ठीक है ना। तो देखो पहले इसे देखो, ये पूरा यहाँ पे 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। इसे हम कहते हैं भू मध्य रेखा, यानी भूमि के बीचों बीच का भाग। इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बीचों बीच से ये चली गई है, एक सर्कल है, उसे बीचों बीच से एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा। सूर्य की किरणें जब सीधे पड़ेगी, गर्मी ज्यादा होगा। गर्मी ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी, यहाँ पे जो हवाएं, और यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे जो धाराएं चलेंगी, धाराएं का मतलब पानी में चलने वाली हवाएं। इस धारा का मतलब होता है पानी में चलने वाली हवाएं। कहेंगे पानी में कैसे चलेगा? पानी में इसलिए चलेगा कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है तो वहां पे जो धाराएं चलेंगी, हवाएं चलेंगी, कैसे चलेगी? गर्म चलेगी। और यहाँ पे ठंडी है, सभी जानते हैं ध्रुवों पर ठंडी है। और यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी, कौन सी चलेगी? ठंडी हवा चलेगी। यहाँ पे ठंडी हवा चलेगी, और ठंडी हवा क्या होता है? भारी होता है और वो नीचे बैठ जाता है। जबकि जो गर्म हवाएं होती हैं, यहाँ पे गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं और यह ऊपर उठती है। गर्म हवाएं हल्की होगी। तो भूमध्य रेखा और आसपास चलने वाली जो धाराएं होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गर्म जल। और यहां से जो धाराएं ध्रुवों से नीचे की ओर चलेगी, क्योंकि भारी होती है, नीचे की ओर बैठ जाती है, ये ठंडी धाराएं। गर्म हवाएं ऐसे ऊपर की ओर चलेगी। ये जो धारा चलती है इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो कैसी धारा है? गर्म जल धारा। इधर से लेब्राडोर की धारा आती है। लेब्राडोर की धारा जहां पर मिलती हैं, यहां पर मत्स्य पालन सबसे ज्यादा हो, मछली का पालन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है।
ऐसे इधर भी है, ये जापान और चीन के आसपास जो है मछली पालन सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन यही है। गर्म धाराओं में मॉइस्चर होता है, बारिश होती है, लेकिन ठंडी हवाओं में क्या होता है, मॉइस्चर नहीं होता है तो बारिश नहीं होती। इसलिए ऐसे स्थान को क्या कहेंगे, डिजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। हर देश का, हर कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है, वह क्या होता है, रेगिस्तान होता है। पूर्वी भाग नहीं होता है कभी भी, कभी भी पूर्वी भाग रेगिस्तान नहीं होगा, हमेशा पश्चिमी भाग रेगिस्तान हो जाएगा। चाहे वो विश्व के सहारा का रेगिस्तान देखें, सहारा का रेगिस्तान, अगर सहारा का रेगिस्तान देखते हैं तो जैसे ये है, मान लो अफ्रीका है, यहां पे है, हर देश का पश्चिमी भाग ही डिजर्ट होगा, रेगिस्तान होगा, पूर्वी भाग नहीं होगा। उसका रीजन है हवाएं जो चलती है ना, इस तरह से कोरेलियस फोर्स के कारण चलती है। एक ज्योग्राफिस्ट है जिसका नाम है कोरेलियस, और उनके नाम को कहते हैं कोरेलियस फोर्स। जब इधर से ये चलते हैं हल्की होकर के, और इधर की धाराएं गर्म होती हैं तो ये बैठ जाती है, और इधर जो चलती है ना, ये ठंडी धारा चलती है। तो इस वाले पार्ट में बारिश नहीं होगी। अब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, डिजर्ट होगा। इसलिए हमेशा जो है पश्चिमी भाग में ही क्या होता है, बारिश होती है। पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होता है, और हमेशा पश्चिमी भाग में ही डिजर्ट होता है। तो यहां पे अब आपको देखो, गर्म जलधारा है, कौन धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है। ये ठंडी धारा, ये ओसियो की ठंडी धारा, लेब्राडोर की भी ठंडी धारा, ये ठंडी धारा है। ये जो है केवल गर्म जलधारा है, ये ध्रुवों से चलती है और गल्फ स्ट्रीम की धारा से। क्वेश्चन नंबर रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला 25, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, रिव्यू, किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से। जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह अमेरिका से लिया गया। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। तो इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की बात कहेगा तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है, लिक्विड होती है। ऐसी कौन सी मेटल है, जैसे लोहा जानते हैं, सोना जानते हैं, लेकिन ये तो लिक्विड नहीं है, सॉलिड होता है। इसलिए कौन सी मेटल है, कौन सी धातु है जो कि सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर कैसा होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो लोहा है, पारा है, Hg है, एल्युमिनियम है, तांबा है। जो मरकरी होता है, Hg होता है, यही मात्र एक है जो सामान्य ताप पर, यानी रूम टेम्परेचर पर, पारा जो है रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में पारा जो है द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में होता है, और ये सबसे हैवी भी है, भारी भी है। और जो थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर में इसी Hg पारा का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, पारे का प्रयोग तो कमरे के तापमान पर केवल पारा ही है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। CAPF, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पूछ रहा है, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के, इसका काम है भारत की
बाह्य सीमाओं की सुरक्षा, बाह्य सीमाओं की सुरक्षा और इसमें आपको आता है आर्मी, नेवी और एयर। यहाँ पे आता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये तीन जो है आपको, बाकी जितने भी आर्म फोर्सेस है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स विदेश से काम करता है। कमर्शियल मंत्रालय जो है आपका मंत्रालय बना है जो कमर्शियल से रिलेटेड होता है। हमसे पूछा है कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो किसके अंतर्गत काम करती है, तो आर्म फोर्सेस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। जैव विविधता, ठीक है, करा है जैव विविधता। जैव विविधता हॉट स्पॉट का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां केवल अधिक वर्षा होती, खाली पानी से होता है। उच्च जैव विविधता और महत्वपूर्ण खतरा दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। जैव विविधता भी होगा और खतरा भी होगा। वहां पे जैव विविधता केवल संकटग्रस्त जीवों पर, केवल मानव की आबादी पर। देखिए सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो यहाँ केरल में। केरल में साइलेंट वैली है, इसे कहते हैं साइलेंट वैली, शांत घाटी। साइलेंट वैली है जो भारत में सबसे अधिक जो है बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है जानते हैं? कि यहाँ से जब ये मानसूनी हवाएं चलती हैं तो सबसे पहले जो है केरल में बारिश होती है। यहाँ पर बात, इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ बारिश होने के कारण यहाँ पे जो पहाड़ है, यहाँ पे हरे भरे एकदम वृक्ष पाए जाते हैं, गिरी वन भी पाए जाते हैं, आम्र वन भी कहते हैं। उसी समय ये बारिश होती है। यहाँ पे जब बारिश ज्यादा होती है तो जैव विविधता क्या होगी? ज्यादा। जैव विविधता का मतलब ये होता है, पहले जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या, विभिन्न प्रकार के, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, सबकी संख्या को हम जैव विविधता कहते हैं। सबसे ज्यादा केरल के शांत घाटी में होती है और इसका ऑप्शन जो आएगा डी आएगा। जैव विविधता सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा संवैधानिक निकाय संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव? संघ लोक सेवा आयोग, यह यूपीएससी है। यह परीक्षा कंडक्ट कराती है जिसमें भारत में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, अन्य अधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी हैं जो परीक्षा कंडक्ट कराती है यूपीएससी। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, सीईसी, भारत का निर्वाचन आयोग, यह केंद्र और राज्य दोनों विधायिका का चुनाव कराता है, चुनाव कराता। इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसमें एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अन्य अधिकारी होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ऐसा अधिकारी है जो संवैधानिक पद पर है लेकिन वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, ऐसा भी क्वेश्चन। यह एक ऐसा अधिकारी है जो अपने पद की शपथ नहीं, एक हो जाता है देखो राज्य निर्वाचन आयुक्त। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त, जहां पे राज्य शब्द है, यह जो है
पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन करवा। जब पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन कराता है वो आपको ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमसीडी या नगर निगम, नगर पालिका, ये सब का जो निर्वाचन कराता है वो राज्य निर्वाचन है। हर राज्यों में एक निर्वाचन आयुक्त है जो नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इन सब का चुनाव जो है ये कराता है। बाकी केंद्र के और राज्य की जो चुनाव होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। फाइनेंस कमीशन जो है आपका वित्त आयोग है, ये फाइनेंस संबंधी काम करते हैं, बजट और अन्य काम को करती है। सीएजी कैग क्या काम करती है? यह संसद द्वारा आवंटित धन का, संसद द्वारा जो विभागों को आवंटित धन होता है वो सही ढंग से खर्च किया है या नहीं, सही ढंग से खर्च किया है या नहीं, या उसका दुरुपयोग किया है। सही ढंग से किया है या उसका दुरुपयोग किया है या घोटाले हुए हैं, इन सब की जो चुनाव कराता है वो कैग कराता है। और सॉरी, कैग जो है उसकी देख रेख करता है, उसका निरीक्षण करता है और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट किसको देगा? अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है इसे कहां रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। तो ये विभिन्न विभागों को जो आवंटित धन होते हैं उसको जो है निगरानी रखता है सीएजी, और उस पे क्या करता है? निगरानी रख करके हर एक विभाग को क्या करता है? उसकी ऑडिट करता है कि आपको जो पैसा आवंटित किया है सरकार ने वो सही जगह आपने यूज किया या घोटाले किया। तो ये अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देगा, अब प्रेसिडेंट उसे रखवाएगा। ये होगा संवैधानिक संसद। आपको क्वेश्चन नंबर 303। ये रीजनिंग के भी सवाल है, आपको रीजनिंग भी पूछेगा, जी पूछेगा, सब कुछ पूछेगा। देखो ऐसे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ऐसे एक अभ्यर्थी 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है? ईस्ट की ओर, ये पूर्व है, पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। यहाँ पर एक आदमी है, यह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ पे यह 5 किलोमीटर आ गया, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, थोड़ा इधर बनाते हैं, दाएं मुड़ रहा है। एक आदमी यहाँ है ए स्थान से, ये 5 किलोमीटर जो है बी स्थान पर गया और ये 5 किलोमीटर है उत्तर की ओर गया है, नॉर्थ की ओर। फिर वो दाहिने मुड़ जाता, दाहिने मुड़ेगा तो किधर मिलेगा, है ना? फिर ऐसे जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा, इधर की ओर मुड़ेगा और इधर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, यहां से मुड़कर सी स्थान पर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और फिर वो दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पे दाएं मुड़ करके ये 5 किलोमीटर चल रहा है। वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? वो यहां से था, इनिशियल प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, अब इस समय ये यहाँ पे है, तो यहां से किस दिशा में है? ये पूर्व दिशा में है, ईस्ट में है। ये कहां पे है? ईस्ट में है, पूरब की दिशा में है। तो इस तरह से आपसे अगर डिस्टेंस पूछेगा, ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये रेक्टेंगल है, ये 5 ये 5, तो ये 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 3 किलो।
अगर डिस्टेंस पूछेगा 3 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित है ये प्रारंभिक। तो ऐसे जो सवाल आपके पूछेंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, कुछ मैथ, इस तरह से सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो गारंटी के साथ जो है आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप टीजीटी और पीजीटी से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। इस तरह से हमारे साथ आप सभी लोग रहिए, सभी लोगों को